हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है नीतीश भैया, आपके अपने बेहतरीन यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपसे बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होकर बैठिएगा, चौड़े होकर बैठिएगा, स्टेज फ्री होकर बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और बेहतरीन और धाकड़ क्लास कंटेंट के साथ, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों का जो हमारा पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चल रहा था। इसके पिछले क्लास में हमने वियोजन अभिक्रिया तक आपको बता दिया था कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, उसमें क्या हो रहा था। किसी बाहरी प्रभाव के कारण हमारा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में डिवाइड हो जा रहा था, बढ़ जा रहा था। तो आज हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार कि एक्चुअली वो जो वियोजन अभिक्रिया क्या था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को बाहरी प्रभाव के कारण उसे तोड़कर दो या दो से अधिक पार्टों में डिवाइड कर दिया जाए। वही बाहरी प्रभाव क्या थे? या तो उसको उष्मा देकर, ओके, या तो उसको विद्युत अपघटन करके, इलेक्ट्रोलाइसिस करके, या फिर फोटोलिसिस करके आपको क्या किया जाए, बाहरी प्रभाव के कारण वो तोड़ दिया जा रहा था। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, उसमें हमारा पहला एग्जाम्पल था कि हमने क्या ले लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने जैसे ही उसको क्या दे दिया, हीट दे दिया। क्या दे दिया? हीट दे दिया। तो वो क्या हो जा रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा था, और हमारा क्या बना रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था। क्योंकि यहाँ से जो ये तीन ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड बना ले रहा था, और दूसरा यहाँ पे जो देखिए CO3, तीन ऑक्सीजन है, तो एक कार्बन कैल्शियम के साथ मिल गया, तो यहाँ पे कितने कार्बन बचे? 2, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था। मतलब इसमें क्या हो रहा है, पहले ध्यान देखो, समझने का प्रयास करिएगा, पूरा फील आ जाएगा इस बार। देखो ये हमारा क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड था, यौगिक था, ठोस यौगिक था, जिसको हम लोग जटिल बोलते हैं। तो देखो इस कैल्शियम कार्बोनेट को हमने जैसे ही क्या दे दिया, हीट दे दिया। हीट का मतलब क्या हो गया, हमने उष्मा दे दिया, मतलब इसमें कोई बाहरी प्रभाव दे दिया, कैटलिस्ट के रूप में दे दिया, उसमें अपघटन करा दिया उसका। तो वो उसको क्या कर दिया, ये जो हमारा जटिल कंपाउंड था उसको तोड़ के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, जो हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो मतलब ये जो जटिल अवस्था था इस कंपाउंड का, उसको इतना अपघटन करा कि उसमें द्वारा बाहरी प्रभाव द्वारा उसको सरल कंपाउंड में, सरल यौगिक में उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, वियोजन अभिक्रिया बोल रहे थे। अब वो जो बाहरी प्रभाव था वो तीन चीजें थी। हमारा जो पहला था वो क्या है, ऊष्मीय अपघटन, थ्रोम्बोलिसिस, और इसको बोलते हैं विद्युत अपघटन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और ये हमारा होता है प्रकाश अपघटन, और इसको बोलते हैं फोटोलिसिस। यही 3 प्रकार वियोजन अभिक्रिया के हमें पढ़ने थे। तो आज हम लोग किसी को देखेंगे। तो देखिए हमने क्या देखा इसमें कि जो हमारा ये ऊष्मीय अपघटन है, देखिए ध्यान से, ओ भाई लाइक सब्सक्राइब किए हो ना, हाँ तभी समझ में आएगा, मजाक था। इधर देखो तो ये जो हमारा ऊष्मीय अपघटन होता है, ये क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम किसी जटिल कंपाउंड को उष्मा देकर उसका उष्मा के द्वारा अपघटन करा के उसे सरल कंपाउंड में या सरल यौगिक में कन्वर्ट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ऊष्मीय अपघटन बोलते हैं। वैसे पूछेगा नहीं, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि उष्मा द्वारा ये टूटता है। देखो ऊष्मीय अपघटन में क्या हो रहा है, इसमें क्या लगेगा, हीट लगेगा। ओके, हीट लगेगा। हीट मतलब हम लोग क्या देंगे, उसको उष्मा देंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने उसको उष्मा दिया, तो जो हमारा जटिल कंपाउंड था उसको सरल कंपाउंड में, सिंपलेस्ट कंपाउंड में हमने कन्वर्ट कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ओके, पीरियोडिक टेबल याद कर लिए ना, हाँ तब ठीक है। अब देखो दूसरा जो होता है हमारा विद्युत अपघटन। तो ये हमारे किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हमारे पहले का एग्जाम्पल हो गया ऊष्मीय अपघटन का। ये कोई वैसे फिलहाल इतना डीपली बताता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ यूपी बोर्ड में। ध्यान दो, विद्युत अपघटन में क्या होता है, इसमें हम लोग ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें होगी जिसमें किसी तरल उसकी पिघलती अवस्था को, जैसे कोई मान लो कंपाउंड है, जल है, मान लो कोई आइस है, आइस क्या कर रहा है, अब पिघल के वो क्या बना लेगा, जल बना लेगा। क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो वो जो उसकी आइस की जो पिघलती अवस्था है, अब इसी में हम लोग क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, विद्युत अपघटन का इस्तेमाल कर देंगे, इसमें इलेक्ट्रोड लगा देंगे उसमें। तो ये इसे क्या करेगा, जब हम लोग ये विद्युत अपघटन करेंगे, विद्युत अपघटन जब कराएंगे, तो ये इसको क्या करेगा, तो ये जो हमारा कंपाउंड है, इसको तोड़ के इसका जो मूल, इसमें क्या क्या मिले हैं, ऑक्सीजन है और हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। तो इस ऑक्सीजन के तत्व को और हाइड्रोजन के तत्व को क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, अब आप लोग कहेंगे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 ऑक्सीजन लगा देंगे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ इसको बैलेंस, ये बैलेंस करने किया जाता है, वो तो आप तो जान ही रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो ये आइस थी जब वो पिघलना शुरू कर दी, जल में बदलने लगी, उसी में इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया। क्या करवा दिया? उसी में इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया। ऐसे इलेक्ट्रिक की रोड उसी में डाल के करंट फ्लो करवा दिया, और वो उसको विद्युत अपघटन करके, ये देखो विद्युत अपघटन करके उसको क्या कर दिया, उसको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में क्या कर दिया, तोड़ दिया। इसी को क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटन। समझ में आ गया ना? उसमें अपघटन में क्या होगा, उसमें हम लोग उष्मा देंगे, हीट देंगे, ये लो, और उसके बाद विद्युत अपघटन में क्या होगा, उसमें करंट, फटाक। अब देखो, तो वो देखो उसमें अपघटन में सिंपलेस्ट कंपाउंड में बनाएगा, ये भी सिंपलेस्ट बनाएगा, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स होंगे उसको अलग कर देगा। ओके, तो ये देखो ये हो गया। अब जैसे हम लोग बात करते हैं, हमारे दूसरे का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग अगर बात करते हैं इसका, ये और भी इजी है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश अपघटन, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। देखो प्रकाश अपघटन में क्या होगा, इसमें क्या होगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कई यौगिक प्रकाश अपघटन के द्वारा, मतलब जब प्रकाश अपघटन लेंगे तो उसमें क्या होगा, उसके जितने भी अणु होंगे वो टूटकर ढेर सारे छोटे छोटे परमाणुओं में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, अणुओं में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश अपघटन बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल आप लोग याद करते हो, प्रकाश संश्लेषण जो आप लोग का होता है, क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है ना, आप लोग जानते ही हो, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, उसमें जब सनलाइट पड़ती है, मतलब इसमें क्या लगेगा, इसमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, सनलाइट। ये सनलाइट के बगैर नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, जब आपको देखो लीफ में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस होता है। तो जब प्रकाश उस लीफ पे पड़ी तो उसके अंदर जो क्लोरोफिल थे, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे, उसको तोड़ के छोटे छोटे अणुओं में, मॉलिक्यूल्स में तोड़ के क्या बना लेंगे, सरल कंपाउंड बना लेंगे, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो इसका पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। और क्या ले सकते हैं, जो ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है, जो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसका भी आप ले सकते हैं, ओजोन परत का भी ले सकते हैं ना। तो उसमें क्या हो जाएगा, ओजोन परत का टूटना। इसमें आप लोग दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, ओजोन परत का टूटना। ठीक है, ओजोन परत का टूटना, ये हो जाएगा ओजोन परत का टूटना। ठीक है, जो O3 है, ओजोन लेयर। ओके, तो ये आई होप कि आपको ये पूरा ओवर। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा आगे का टॉपिक है वो कौन सा अभिक्रिया है, तीसरा हमारा अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। ओके, फिर चौथा हमारा अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इससे पहले हमने 2 अभिक्रिया को पूरा अच्छे से और डिटेल में एनालिसिस कर लिया है। पहला हमारा संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ, पता था मुझे, याद है आपको। ओके, तो अब हमारा तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसे समझने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, मतलब सक्रियता श्रेणी जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो क्या होती है। देखिए, हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं किसी भी एलिमेंट से। जैसे हमारा क्या है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर भी है, मरकरी भी है, और इसको सिल्वर बोलते हैं Ag को, और ये हमारा गोल्ड होता है। ओके, देखिए जो हाइड्रोजन के इधर जितने भी है, ये मोर रिएक्टिव है, मतलब अधिक क्रियाशील है, ये जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। ये क्या है, अधिक क्रियाशील है। ओके, अधिक क्रियाशील होते हैं ये एलिमेंट्स, क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। और जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं ये कम क्रियाशील होते हैं, मतलब उतना जल्दी रिएक्ट नहीं करते। खासकर ये जो गोल्ड और सिल्वर है तो कभी जल्दी रिएक्ट नहीं करते। ये क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। ये हमारा क्या हो गया, कम क्रियाशील होते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या समझना है, इसी को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब सक्रियता श्रेणी, कौन ज़्यादा सक्रिय है किसी एलिमेंट से बॉन्ड बनाने के लिए, रिएक्शन करने के लिए, कौन कम है। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, हाइड्रोजन से इधर जितने भी रहेंगे वो ज़्यादा रहते हैं, मोर रिएक्टिविटीज में होती है, और इधर क्या होता है, कम होता है। ओके, मैं चाहता था इसको ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन ये थोड़ा सा आपको इसी के साथ बताएंगे ना तो ज़्यादा फील आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया। आपको ये याद करना पड़ेगा, इसके नाम क्या है, इसको पोटेशियम बोलते हैं, इसका सिंबल K होता है। सोडियम इसको बोलते हैं, इसका सिंबल Na होता है। कैल्शियम का Ca होता है, मैग्नीशियम का Mg, एल्युमिनियम का Al, जिंक का Zn, और आयरन का Fe, लेड का Pb, हाइड्रोजन का H, और कॉपर का HCu, और ये हमारा हो गया मरकरी का Hg,
और सिल्वर का Ag और Au का गोल्ड का Au। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मैंने इसको क्यों बताया अभी मैं आपको बताता हूँ, इसका रीजन क्या है। क्योंकि ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हम आपका ब्रेकअप करवाएंगे। अरे रे इधर आ जाओ, मजाक इधर देखिए। देखो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, देखो भाई जो ज़्यादा पावरफुल है उसी का, मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस, सुने हो कि नहीं ये वाला कहावत, जिसकी लाठी उसी की भैंस, मतलब जिसकी लाठी है उसी की भैंस है भाई, क्योंकि वही उसको कंट्रोल कर लेगा। ठीक उसी प्रकार विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो ज़्यादा क्रियाशील वाले होते हैं, मतलब हाइड्रोजन के इधर वाले होते हैं, जो अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देते हैं, उसको हटाने से, उसके यौगिक से रिमूव करने की क्षमता रखते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है उनके अंदर। तो विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व किसी कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे जो हमारा विस्थापन अभिक्रिया है, जैसे मान लो दो कोई फ्रेंड है मेल और फीमेल में ना, अब मान लो वो लोग काफ़ी अपना अच्छे से अपना पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, देखो ठीक है। तो सपोज दैट दो कोई फ्रेंड है, कौन से फ्रेंड है, ये कोई ए वाला और बी वाला। ओके, ये हमारा मेल है और ये हमारा फीमेल है, ये दो ही कोई फ्रेंड है, सही है। मान लो इस ए वाले का कोई एक तीसरा फ्रेंड है जो इससे बहुत ही क्या है, रिच है, मतलब अमीर है, और ये उसका सी है, सी वाला, उसका हमने नाम क्या दे दिया, सी दे दिया। मतलब ये दोनों लोग फ्रेंड थे, लेकिन तीसरा वाला क्या है, फ्रेंड है। और ये कभी एक बार दोनों लोग खाने के लिए बुलाते हैं इसको, तो ये जाता है। ये थोड़ा ज़्यादा अमीर था, मतलब ज़्यादा रिएक्टिविटी था, और ये थोड़ा कम अमीर था इसके कंपेरिजन में, तो ये कम रिएक्टिविटी था इसका मतलब। तो ये जब इसके साथ आया तो धीरे धीरे इन दोनों ने क्या कर लिया, दोस्ती कर ली और उसे हटा दिया। दोस्ती क्यों कर ली, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव था और ये कम रिएक्टिव था। और जो ये लड़की थी वो क्या थी, चालाक थी, तो वो क्या की, किससे दोस्ती की, जो ज़्यादा अमीर था। समझ रहे हो इसका मतलब, पढ़ाई कर लो, समझ गए। तो मतलब ये जो ज़्यादा रिएक्टिव वाला है इस कम वाले को, रिएक्टिव वाले को क्या कर देगा, हटा देगा, और इसका स्थान अब ये ले लेगा। तो अब ये सी वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका स्थान अब ये ले लेगा, और बी वाले को यहाँ छोड़ देगा। समझ रहे हो कि नहीं, अब इसका स्थान इसने ले लिया। इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मतलब कोई अधिक क्रियाशील वाला तत्व किसी कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देगा, उसके यौगिक से हटा देगा, रिमूव कर देगा, और उसका स्थान ले लेगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। समझ में आया तो लिख यस। चलो अब देखते हैं एग्जाम्पल, तभी आएगा फील। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं उदाहरण। जैसे देखना, उदाहरण देखना, बहुत मजा आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट, जैसे मान लो, अब जैसे देखो, जैसे ये हमारा हो गया, एक हमने क्या ले लिया, आयरन ले लिया, और एक कॉपर सल्फेट ले लिया, SO4। अब बताओ, इन दोनों ने अब हमने रिएक्ट कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कौन ज़्यादा क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। देखो ये हमारा क्या है, Fe, मतलब आयरन। ये SO4 सल्फेट से भी हमें नहीं लेना देना। इसके आगे क्या लगा हुआ, कौन सा हमारा एलिमेंट है, कॉपर है, सही है, कॉपर है। तो कॉपर कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, सही है कि नहीं। कॉपर मतलब हाइड्रोजन से इधर साइड है, इधर साइड हाइड्रोजन से नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब ये क्या है, कम क्रियाशील है, मैंने लिखा हुआ है। अब ये है आयरन, लोहा। देखो अब ये हमारा क्या है, आयरन, ये हाइड्रोजन से आगे की तरफ है, आगे की तरफ है, इसका मतलब ये क्या है, अधिक क्रियाशील है। तो ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। तो ये अधिक क्रियाशील वाला इस कम क्रियाशील वाले को क्या कर देगा, हटा देगा। हटा के इस कॉपर की जगह क्या लेगा, अपना स्थान ले लेगा और इसको बाहर फेंक देगा। देखो कैसे, ये अधिक क्रियाशील था, कम क्रियाशील था, इसको हटा दिया। हटाने के बाद क्या बन जाएगा, ये FeSO4। ये FeSO4 क्यों बना, क्योंकि ये कॉपर क्या था, कम क्रियाशील था यहाँ पे, और ये आयरन क्या है, मोर क्रियाशील है, अब मतलब ज़्यादा रिएक्टिविटी है इसके अंदर। तो ये इसे रिएक्ट करके इसको हटा दिया और इसको फेंक दिया बाहर, कहा निकलो। समझ में आया, इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया तो लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, और उन्हें भी बताइएगा कि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया का जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था उसमें हमारा विस्थापन अभिक्रिया भी लगभग समाप्त हो चुका है। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हे भाई शेयर कर दिए कि नहीं, हाँ चलो कर दो, तभी देखना, कर दिए, ठीक है, आ जाओ, मजाक थी दादी को। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल कोई देखते हैं, तड़कता भड़कता सा। सपोज दैट हम लोग ले लेंगे अब जिंक का। अब देखो, जैसे मान लो हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया जिंक, और
कॉपर सल्फेट के साथ हमने फिर से रिएक्ट किया। इस बार हमने आयरन लिया था, इस बार हमने जिंक लिया। आप मैग्नीशियम ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने रिएक्ट करवा दिया। रिएक्ट करवाने के बाद हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। देखेंगे ये जो जिंक वाला है हाइड्रोजन से ऊपर है कि नीचे। तो ये देखो जिंक कहाँ है, यहाँ, मतलब हाइड्रोजन से आगे की तरफ है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। जितना आगे जाते रहेंगे उतना ज़्यादा क्रियाशील, जितना पीछे उतना कम। अब हाइड्रोजन से इधर आएंगे तो जितना पीछे आएंगे उतना कम क्रियाशील, और इससे जितना हाइड्रोजन से आगे जितने तत्व हैं ये उससे क्या होंगे, ज़्यादा क्रियाशील होंगे कंपेरिजन टू इसके इन दोनों एलिमेंट के जो चारों दिए हैं। तो ये देखिए इसमें हमारा जिंक क्या है, हाइड्रोजन से आगे की तरफ आ रहा है, 2 एलिमेंट के भी आगे आ रहा है। अब ये जो हमारा कॉपर क्या है, कॉपर क्या है, कम क्रियाशील में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जिंक वाला इस कॉपर को क्या कर देगा, ये भी हटा के इसका स्थान ये जिंक ले लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेडेन हो गया, और इसको हटा दिया तो क्या बचा, SO4। तो यहाँ पे क्या ले लेगा, सल्फेट, जिंक सल्फेट। ये आयरन सल्फेट और ये हमारा जिंक सल्फेट, और हमारा क्या बचेगा, ये कॉपर बेचारा फिर से बाहर निकल जाएगा। समझ गए। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ये हमारा कॉपर है, यहाँ पे लिख सकते हो ये हमारा क्या है, जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट ये हमारा न्यू कंपाउंड बना लिया है। और आप तो जानते हो ये भी जिंक है, ये कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ये समझ में आ गया आपको, ये हमारा जिंक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल विस्थापन क्रिया समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व जैसे कि जिंक किसी कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील मतलब जैसे कि हमारा क्या हो गया कॉपर को उसके यौगिक से हटा देता है। उसका यौगिक क्या है, ये कंपाउंड जो था, इसी कंपाउंड को ही यौगिक बोलते हैं। तो ये जो कॉपर सल्फेट का ये जो कंपाउंड था, जो ये यौगिक था, उसमें से कॉपर हटा के अपना जिंक स्थान ले लेगा। देखो क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अब इसको जब हटा दिया तो इसका स्थान इसने ले लिया। तो कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे जिंक सल्फेट बन गया, और ये जो कॉपर था निकलने के बाद बाहर आ गया। यही तो हो रहा है भाई, समझ में आया। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई कर लो। अब देखो तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम लोग आगे चले द्विविस्थापन अभिक्रिया की ओर। तो चलिए शुरू। तो अब देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने देखा जो हमारा विस्थापन अभिक्रिया था उसमें क्या हो रहा था, कोई एक अधिक क्रियाशील वाला जो तत्व था किसी कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर दे रहा था, उसके यौगिक से उसे हटा के उसका स्थान ले रहा था। उसी को हमने क्या बोला था, विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारा जो लास्ट रिएक्शन है उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए बोला गया है कि उसमें 2 बार विस्थापन होता है, और 2 बार जो वो विस्थापन हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं उसके आयनों के वजह से, आयनों के कारण ही वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, डिफिनीशन में ही उसका राज छुपा होगा, ध्यान देखिएगा। कह रहा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मतलब क्या होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमने एक ए बी ले लिया और एक CD ले लिया, 2 कंपाउंड है, 2 यौगिक है, और ये जो रिएक्शन में जो भाग लेते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो क्या कह रहा है कि अभिक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों का आयनों का मतलब क्या होता है, आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय द्वारा नए उत्पाद का निर्माण होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे समझिए हमने एक कंपाउंड लिया, उसका क्या नाम है AB, और दूसरा कंपाउंड लिया, दूसरा यौगिक लिया, उसका नाम है CD। और ये दूसरे सपोज दैट A वाले के ऊपर प्लस चार्ज है और B वाले के ऊपर माइनस चार्ज है, C वाले के ऊपर प्लस चार्ज है और D वाले के ऊपर माइनस चार्ज है। ये इसके आयन है, मतलब क्या है, उसके आयन है। ओके, तो अब देखिए, तो अब ये क्या करेगा, ये प्लस वाला आयन D वाले, ये प्लस वाला आयन है और ये माइनस वाला, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया और इसके ऊपर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये दोनों को क्या करेंगे, आपस में कंबाइन कर लेंगे। तो क्या बना देंगे, AD बना लेंगे, सॉरी AB बन रहा है, तो ये क्या बना लेंगे, AD बना लेंगे। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा अब देखिए इसके ऊपर क्या आयन है, प्लस वाला है, इसके ऊपर क्या है, माइनस। तो ये क्या करेंगे, आपस में ये दूसरे आपस में ये वाली रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, CB बना लेंगे, या तो BC बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे BC बना सकते हैं, या कुछ भी नया कंपाउंड बना सकते हैं, BC बना सकते हैं। ये समझ में आ गया। तो ऐसे ही हम लोग कोई एक एग्जांपल लेते हैं तड़कता भड़कता सा, तो समझ में आ गया कि आयनों और उसके मूलकों का ही खेल है। ओके, तो जैसे देखिए हमने कोई एग्जांपल ले लिया,
जैसे हमने पहला एग्जांपल ले लिया सोडियम सल्फेट का NaSO4 प्लस बेरिलियम क्लोराइड BaCl2 का। अब ध्यान से देखिएगा, आप लोग जानते हैं जो हमारा Na होता है इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, सही है, सल्फेट के ऊपर माइनस, ओके। इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज है, बेरिलियम के ऊपर प्लस चार्ज है, इसके ऊपर माइनस। तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, मतलब ये प्लस आयन वाला और माइनस आयन वाला एक दूसरे से विनिमय द्वारा ये लोग क्या करके एक नया कंपाउंड बना लेंगे, उसका क्या नाम हो जाएगा, NaCl। सही है, समझ में आया। और ये वाला भी उसमें बेरिलियम क्लोराइड में क्या होगा, Ba प्लस वाला और SO4 माइनस वाला बना के क्या बना लेंगे, बेरिलियम सल्फेट। ये क्या बना लेंगे, बेरिलियम BaSO4। अब इसमें क्या, इसमें चेंजेस क्या हुआ, देखिए ये जो हमारा, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए ये जो हमारा सोडियम सल्फेट है एक्चुअल में ये क्या होता है, रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है, समझ गए। ये भी हमारा क्या होता है, रंगहीन होता है, ध्यान समझिएगा, कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं आता। लेकिन जो हमारा ये जो सोडियम बना है ना, ये तो रंगहीन है भाई। अब ट्विस्ट समझिएगा। अब लेकिन ये जो बेरिलियम सल्फेट है ना, ये क्या होता है, सफ़ेद PPT देता है हमें, क्या देता है, वाइट PPT देता है, वाइट PPT देता है, समझ गए। यही इसमें क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाता है। मतलब हमने दो रंगहीन वाले से आयनों के साथ विनिमय द्वारा जो हमने न्यू कंपाउंड बनाया है, उसमें एक रंगहीन भी बन गया है और एक सफ़ेद PPT भी दे रहा है। समझ में आया तो लिख यस। तो आई होप कि आपको ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि लाइट भी हमारा कट चुका है, तो हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हमारा क्या था, वो समाप्त हो चुका है। तो अब हम लोग देखे थे जो हमने अभी तक पढ़ा था उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की उसमें क्या क्या विशेषता थी, वो लोग किस किस अपने विशेषता को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा विशेषता क्या था, रंग में परिवर्तन आ गया था। जैसे देखिए हमने क्या लिया था, सोडियम सल्फेट को लिया था और हमने बेरिलियम सल्फेट को लिया था। लेकिन उसके बाद हमारा क्या बना था, सोडियम क्लोराइड बना था, जो कि एक रंगहीन था। लेकिन जो बेरिलियम सल्फेट बना था वो वाइट PPT दे रहा था, सफ़ेद पाउडर की तरह। तो वो उसमें क्या आ गया, रंग में परिवर्तन आ गया। जैसे देखिए हम लोग अगर क्या करेंगे, आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आयरन सल्फेट मिल जाएगा। देखिए आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आयरन सल्फेट मिल जाएगा और कॉपर क्या हो जी, बाहर हो जाएगी। मतलब इसके रंग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। पहले जहाँ कॉपर सल्फेट यहाँ क्या आता है, रंगहीन हो जाएगा, और ये आयरन की वजह से इसमें कुछ गुलाबी रंग का पिगमेंट आ जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, FeSO4 बना देगा। ये हो गया। उसके बाद दूसरा हमारा क्या था, तापमान में परिवर्तन, मतलब टेम्परेचर में क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे। देखिए पहला हमारा क्या था, उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी। उष्मा शोषी में क्या हो रहा था, उष्मा को वो एब्जॉर्ब कर ले रहा था, मतलब उसको अवशोषित कर ले रहा था। उष्मा क्षेपी में क्या हो रहा था, उस ऊर्जा को क्या कर दे रहा था, बाहर निकाल दे रहा था। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जो हम लोग हीट दे रहे थे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहा था। ओके, सही बात है कि नहीं बात है। अब उष्मा क्षेपी में क्या होगा, जो ये कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही हम लोग जल के साथ रिएक्ट करवा रहे थे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस उष्मा को क्या कर दे रहा था, बाहर निकाल दे रहा था। ओके, चूने को कभी देखा है कि कोई चूना लेकर आइए, सूखा चूना, उसमें पानी डालिए, उसमें देखिए फपा, उसमें क्या वो खोलने लगता है, बुलबुलें निकलने लगती है, तो क्या हो रहा है, उसमें उष्मा का मुक्त हो रहा है। इसमें क्या होती है, उष्मा मुक्त होती है, उसमें अवशोषित कर लेता है, उसमें उष्मा शोषी वाले में। तो अब देखिए तीसरा हमारा क्या परिवर्तन है, क्या मतलब विशेषताएं हैं कि अवस्था में परिवर्तन, मतलब उसके स्टेज में क्या कर देगा, परिवर्तन करेगा। जैसे देखिए हम लोग जल का जो क्या ले रहे थे, जल का जब इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे थे तो हमें H2 और O2 दे रहा था, मतलब उसमें उसके तत्व को क्या कर रहा था, उसके मूल जो यौगिक थे उसको अलग कर दे रहा था। तो उसमें अवस्था में परिवर्तन आ गया कि नहीं, कि अगर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर रिएक्ट करवाएंगे तो हमें उससे क्या मिल जाएगा, एक जल मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। तो उसके अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, रिएक्ट करवा के जल बना दिया, भाई पानी बन गया, पी लिए। अब इधर आ जाओ, चौथा हमारा क्या है, गैस का विकास। मतलब देखिए गैस का कैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे देखिए हम लोग जब जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4
SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो अब देखिए हाइड्रोजन क्या होता है, कम क्रियाशील होता है, लेकिन जिंक क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। तो अधिक क्रियाशील वाले इसको क्या कर देते हैं, कम क्रियाशील वाले को क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे, हटा देंगे। इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, विस्थापन अभिक्रिया बोल रहे थे। तो ये क्या कर लेगा, हाइड्रोजन को हटा के अपना स्थान ले लेगा, तो क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो इससे गैस का भी इवोल्यूशन हो गया। तो आई होप कि आपको ये पूरा हमारा ओवरऑल लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ तक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि लाइट कर चुकी है तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करके उसके दिमाग की लाइट को जला दीजिएगा, क्योंकि इस लेक्चर के बाद वो भी एक मास्टर बन जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, सी यू सून।